राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। आज वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिस तरह से बाढ़ सूखा का प्रकोप बढ़ रहा है, भूकंप आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, अंधेर पैदा हो रही है और परस्पर जो व्यवहार में जो कटुता आ रही है, जो अविश्वास का अभाव बढ़ रहा है, वो एक दूसरी दिशा की तरफ संकेत कर रहा है। मनुष्य भौतिक रूप से देखा जाए तो बहुत उन्नति कर चुका है, प्रगति की शीर्ष शिखर को प्राप्त कर चुका है, हर तरफ वैभवता का प्रसार हो चुका है। लेकिन निजी संबंधों में देखें या व्यक्तिगत संबंधों को देखें तो हम धीरे धीरे असंतुष्टि के भाव तक जा रहे हैं। हमारे बच्चे अनुशासन को त्याग रहे हैं, परस्पर व्यवहार में कटुता आ रही है और प्राकृतिक जो आपदा हैं हमें त्रस्त कर रही हैं। उससे लगता है कि अब प्रलय दूर नहीं, अब प्रलय हमारी चौखट पर खड़ी है। कभी भी पूरे ब्रह्मांड को या पूरी पृथ्वी को प्रलय का सामना करना पड़ सकता है और इसीलिए हर साल इसमें वृद्धि हो रही है, तीव्रता आ रही है। पहले एक नियम के अनुसार बारिश पड़ती थी, ठंड गर्म ऋतुएं अपने हिसाब से आती जाती थी, लेकिन अब सब में अंतर आ रहा है। अब जब मानसून का समय होता है तो बारिश नहीं होती है, जब मानसून का समय समाप्त हो जाता है तो अनायास मानसून के रूप में बारिश हो जाती है और फिर इतनी बारिश होती है कि देखते देखते वो प्रलय का रूप धारण कर लेती है, शहरों को डुबो देती है, बाढ़ का आतंक मचा देती है। तो ऐसी स्थितियां निरंतर बन रही हैं। परस्पर व्यवहार में देखें तो उसमें भी कटुता आ रही है। हमारे बच्चे अनुशासितहीन होते जा रहे हैं। परस्पर के जो व्यक्तिगत संबंध थे उनमें भी अविश्वास का भाव चला जा रहा है और इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि ऐसी स्थितियाँ क्यों बन रही हैं। हजारों तरह की थ्योरियाँ इसके पीछे काम करती हैं, लेकिन हमारे निजी सिद्धांत हैं और सिद्धांत पर कई और विशेष विद्वानों ने भी अपना परामर्श रखा है, अपने निष्कर्ष निकाले हैं। क्योंकि जब से हमारे जीवन में, हमारी जीवन पद्धति से गौ माता का अनादर हुआ है, हमने अपने घरों से, अपने आंगन से गौ माता को निकाल के बाहर किया है, तब से ऐसी आपदाएं, परेशानियां हमारे जीवन में खड़ी होती रही हैं। अब गौ माता का बाढ़ के साथ में या क्लाइमेटिक चेंज क्या संबंध हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। अब इसको धीरे धीरे आधुनिक परीक्षणों से, आधुनिक शोधकारों से मान्यता मिलती जा रही है और आप भी जानेंगे कि निश्चित रूप से हम उस पुराने सिद्धांत को अब स्वीकार करने की कगार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि हमें गाय को संरक्षण देने की आवश्यकता है, गाय को पालने की आवश्यकता है और गाय को फिर से अपने घरों में पूजने की आवश्यकता है। आज से 20-25 साल पहले 1995 के आसपास डॉक्टर बजाज और उसकी टीम ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उस सिद्धांत को विश्व प्रभाव कहते हैं। डॉक्टर बजाज ने अपने अध्ययनों से, अपने निष्कर्षों से ये कंक्लूजन निकाला, ये घोषित किया कि जिस स्थान पर एक साथ हजारों की संख्या में पशुओं का वध किया जाता है, कत्लेआम किया जाता है, यहाँ बुरी तरह से किसी स्लेटर हाउस में पशुओं का वध किया जाता है, वहाँ पशुओं की जो पीड़ा निकलती है, जो मानसिक आघात उन पशुओं को झेलना पड़ता है, उससे ऐसी तरंगें उत्सर्जित होती हैं, ऐसी तरंगें बाहर निकलती हैं जो ऐसे क्लाइमेटिक चेंज के लिए या प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार बनती हैं। वैसे डॉक्टर बजाज ने नहीं, डॉक्टर बजाज से करीब 25-30 साल पहले इस संसार के या इस सदी के सबसे प्रमुख प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी आइंस्टाइन पेन वेव की घोषणा की थी। उन्होंने भी कहा था कि हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप घटित होते हैं, कहीं आपदाएं आती हैं, सूखा पड़ता है, भूखमरी मचती है, तो उसके पीछे कुछ ऐसी प्राकृतिक वेव्स जिम्मेदार रहती हैं जिनके कारण ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। ज्वालामुखी अचानक नहीं फटता या फिर पृथ्वी में अचानक भूकंप की स्थिति निर्मित नहीं होती, उसकी कहीं ना किसी शुरुआत होती है और ये शुरुआत होती है जब प्रकृति के अंदर ऐसे वेव्स जन्म लें। इसी बात को डॉक्टर बजाज ने अपनी टीम के साथ सत्यापित किया। उन्होंने भी लंबे अध्ययन किए और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में 3 तरह की विशिष्ट ऊर्जा तरंगें विद्यमान रहती हैं। इसमें एक है प्रथम प्राथमिक तरह की ऊर्जा तरंगें जो बहुत तीव्र गति से अपना प्रभाव डालती हैं और तीव्र गति से गतिशील रहती हैं। दूसरी मध्यम प्रकार की तरंगें हैं, वो इस तरह की आपदाओं के लिए, इस तरह की जो पीड़ाओं के लिए जिम्मेदार रहती हैं।
ये दूसरी तरह की जो तरंग हैं, इनको मध्यम तरंगें कहते हैं, यही ऐसी आपदाओं के लिए जिम्मेदार रहती हैं, क्योंकि यही तरंगें उन पशुओं की कत्ल के समय जो पीड़ा होती है उससे उत्सर्जित होती हैं, और उन्हीं के कारण पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, सूखा पड़ती है, अनायास बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की विभीषा का सामना करना पड़ता है, या परस्पर व्यवहार में कटुता का भाव आ जाता है, एक दूसरे को की जान के दुश्मन बन जाते हैं, या फिर हमारे बच्चों में या हम स्वयं में अवज्ञा का, आज्ञा ना मानने का या सामाजिक नियमों की अवहेलना करने का भाव प्रकट होने लगता है। क्योंकि जब हम पशुओं को हत्या करते हैं या पशुओं को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो वहाँ उन पीड़ाओं का एक संगठन रूप बन जाता है। वो पीड़ाओं की जो ऊर्जा है संगठित होकर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। अब इसी बात को एक नए सिरे से भी प्रमाणित किया जाने लगा है, और वो तो और भी अद्भुत प्रयोग है। इस प्रयोग के अंतर्गत देखा गया है कि यहाँ एक साथ चाहे तो वध के लिए या पालने के लिए पशुओं को इकट्ठा किया जाता है, जीव जंतुओं को एकत्रित किया जाता है, वह अनायास मीथेन गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है। और ये मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुकाबले 28 से 30 गुना ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती है, विषप्रभाव डालती है। क्योंकि एक तो मीथेन गैस हमारे वातावरण की गैसों में बहुत तेज़ी से घुल मिल जाती है, ये ऊष्मा को भी तीव्रता से ग्रहण करती है, और अनायास जो वातावरण का तापमान है बढ़ने लगता है। वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बढ़ती चली जाएगी, गर्माहट बढ़ती चली जाएगी, बारिश कम होगी या तीव्रता से होगी, या बारिश का, बरसात का जो केंद्र है वो बदल जाएगा। इसके बाद भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा, कलह, ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती चली जाती हैं, और ये कारण है हमारे वातावरण में मीथेन गैस के बढ़ने का। तो मीथेन गैस एक तो तब बढ़ती है जब हम ऐसे प्राणी को एक साथ इकट्ठा कर लें, तो ऐसे प्राणी या तो उन जगह पर इकट्ठे होते हैं या इनको पालने का प्रयास करते हैं, वहाँ भी पशु संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पशुओं को पाला जाता है, वह उनको जल्दी से जल्दी जवान करने के लिए, वयस्क करने के लिए, या उनका आकार वृद्धि के लिए कई तरह के विषाक्त या दुष्प्रभाव डालने वाले रसायनों का प्रयोग होता है। जैसे मुर्गे हैं, मुर्गी पालन केंद्रों में मुर्गों को शीघ्र वयस्क बनाने के लिए, उनकी भार वृद्धि के लिए स्टेरॉइड्स आधारित दवाएं दी जाती हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास तो हो जाता है, उनका वजन तो बढ़ जाता है, लेकिन जो हड्डियां हैं, जो मसल्स हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो वजन बढ़ने से हड्डियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो कमज़ोर पड़ के बैठ जाते हैं, तो इसलिए वो चल फिर नहीं पाते, फिर एक जगह बैठे रहते हैं। सूअरों के साथ भी यही है, दूसरे पशुओं के साथ भी यही है कि पशुओं की आकार वृद्धि तो हो जाती है, मांस की वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन उनकी गति रुक जाती है। तो ऐसे में वो एक स्थान में पड़े पड़े पीड़ा से, आलस्य से या वजन के भार से पीड़ादायक जो तरंगें उत्सर्जित करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, पीड़ा का एहसास करने लगते हैं। या फिर बूचड़ खाने में गाय के साथ व दूसरे पशुओं के साथ कितना दुर्दांत व्यवहार होता है, आप देख लें तो शायद आपको कई दिनों तक नींद ना आए। सूअरों की बहुत सारी डिशें बाज़ार में खाने के लिए बेची जाती हैं, तो सूअरों को कैसे भूना जाता है शायद आपने अनुभव नहीं किया होगा। पहले सूअरों को गर्म पानी में डाला जाता है, फिर वहाँ से तत्काल उनको भट्टी पर भूनने के लिए रख दिया जाता है। वो जीवित रहते हैं, लेकिन उनको उल्टी पलटी करके, जैसे कि बैंगन भूनते हैं ना, हम भरता बनाने के लिए बैंगन को भूनते हैं तो उसको उलट पुलट करते हैं, वही व्यवहार सूअर जैसे जानवरों के साथ में होता है। जीवित बकरियों को, गायों को आग पर भून के सेवन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसा गल्फ में बहुत सारी कंट्री में होता है, और बूचड़ खानों में उनकी मांस के लिए, उनके खून के लिए, उनकी त्वचा के लिए उन्हें तो जिंदगी काट दी जाता है, और जिंदगी काटने से पहले कई दिन तक उनको खाली पेट रखा जाता है। फिर उन पर गर्म पानी की, उबलते पानी की धार दी जाती है। तो ऐसी पीड़ाओं से वो कितने दुखी होते होंगे, उनके अंदर से कौन सी पीड़ादायक तरंगें उत्सर्जित हो गई, उसका हम सहज अंदाज लगा सकते हैं। और यही कारण है कि ऐसी जो प्रलयकारी स्थितियाँ अब निर्मित हो रही हैं, और ये स्थितियाँ निरंतर तीव्रता धारण करेंगी। आज यदि ये तीव्रता देख रहे हैं तो अगले साल इसमें से ज़्यादा वृद्धि देखेंगे। आज यदि आपको सूखा का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है अगले दिनों आपको बाढ़ का सामना करना पड़े। आपके शहर में अचानक गर्मी का भाव बढ़ जाए, जब ठंड का प्रकोप बढ़ने लग जाए, ठंड गर्म का ये केंद्र भी अब डिस्टर्ब हो रहा है।
तो इससे बचना है तो फिर हमें उस सिद्धांत को मानना पड़ेगा कि अपने घर में कम से कम एक गाय तो रख लें। एक एक गाय आप रखेंगे तो इस देश में 35 करोड़ से ज़्यादा गायें हमारे घरों में आ जाएंगी। फिर हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जो 1950 से पहले की स्थिति थी। 1950 से पहले यद्यपि हमारे पास खाने पीने के लिए इतना पर्याप्त नहीं था, हमारे पास बिजली का अभाव था, ट्रांसपोर्टेशन का अभाव था, सड़कें नहीं थी, बहुत सारी हमारी जो स्थिति थी निर्धनों जैसी थी, लेकिन हम संतुष्ट थे, प्रेम भाव से रहते थे, एक दूसरे को समर्पित थे, एक दूसरे के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित भाव से, प्रेम भाव से, आस्था भाव से काम करते थे। लेकिन अब तो स्थितियाँ बदल गई, अब तो समर्पण का भाव निजी संबंधों में नहीं रहा, और यदि आगे बढ़ेगा तो इसका अंदाज लगा सकते हैं क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। तो इसके लिए गाय के महत्व को समझना चाहिए, गाय पालन के क्षेत्र में हमें उतरना चाहिए। आप सुखी हो सकते हैं, आप संतुष्ट हो सकते हैं, या फिर आप धनवान हो सकते हैं। इनमें से एक चीज़ उपलब्ध हो सकती है कि वैसे बहुत सारे धनी हैं जो शरीर से संतुष्ट नहीं है या फिर परिवार से संतुष्ट नहीं है।